पंजाब के किसानों ने लगातार अपने खेतों में नए नए प्रयोग किए हैं। हरित क्रांति के दौर में उन्नत किस्म के बीज, खाद और कीटनाशकों का उपयोग पंजाब के किसानों ने शुरू किया। खेतों में आश्चर्यजनक रूप से उत्पादन बढ़ा। धीरे धीरे पूरे देश के किसान आधुनिकता के रंग में रंग गए। हर चीज़ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਸੋਇਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੀਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾटर टेबल थल्ले चला गया। कीटनाशकों का बेतहाशा इस्तेमाल और उर्वरक ने मिलकर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को खराब कर दिया है। किसानों के पास अब ऐसे बीज हैं जिन्हें ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है। खेतों में लागत रोजाना बढ़ रही है। अब एक किसान पानी, खाद, कीटनाशक, डीजल सब खरीदता है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र किसान ने रिकमेंडड डोज नालों भी कहने के बावजूद भी कई किसानों ने जिहड़ी कैमिकल फर्टिलाइज़र सी भी ज़्यादा पावांगे तो साडा जिहड़ा झाड़ आ ज़्यादा निकलेगा। वो झाड़ तो उस हद तक नहीं ज़्यादा निकल सकता सी, लेकिन साडी जिहड़ा पानी है तो सॉयल हैल्थ है उस ते बहुत ज़्यादा बुरा असर पिया, जिस नाल साडा वातावरण भी खराब होया, सॉयल हैल्थ भी खराब हुई और साडी जिहड़ी सेहत ते भी उहदा एडवर्स इफैक्ट होया, जो अज असीं वेख रहे हैं कैंसर वर्गियां महामारियां, भयानक बीमारियां फैल रही हैं। खेतों में लागत बढ़ी, किसान कर्जदार हुए और बीमार भी। मालवा के खेतों की हालात ऐसे ही हैं। कीटनाशक और प्रतिबंधित रसायन खेतों में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये अब मिट्टी और पानी में मिल चुके हैं। पानी पीने लायक नहीं बचा और गिरते जलस्तर ने परेशानी और भी बढ़ा दी है। अब पंजाब के लोग ज्यादा बीमार रहते हैं। हमारी जो सॉइल है उसकी भी तो एक बेयरिंग स्ट्रेंथ है ना, उसकी भी जो उपजाऊ होने की एक लिमिट है। हम लोग पंजाब में उसको बेतहाशा हम लोगों ने यूज़ किया है। इन ऑर्डर के हम लोग वही उपजाऊ लेवल 20 साल 15-20 साल के बाद भी मेंटेन कर सके, हम लोग अब इन पेस्टिसाइड्स और इन सब चीज़ों को एक्सटेंसिवली यूज़ करने लग गए हैं। वो भी कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। फाजिल्का जिले में विनोद झानी से मुलाकात हुई। इनके पास 130 एकड़ खेती लायक जमीन है। पंजाब के बदलते हालात में आज से 6 साल पहले इन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। 2005 में एक मैंने मीटिंग अटेंड की थी, खेती विरासत मिशन ने मीटिंग रखी हुई थी हमारे यहाँ फाजिल्का में। तो उसमें श्री मनोहर भाऊ प्रूजरे जी नागपुर से आए हुए थे। इन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में ये इसके बारे खेती में सिखलाया। तो एकदम अचानक मेरा बन गया भी। उससे पहले मैं खेती पढ़ाई MA करने के बाद 91 से केमिकल खेती कर रहा था। तो 91 के बाद 2005 केमिकल का प्रयोग आए साल खेतों में बढ़ रहा था। तो मैंने सोचा, जो मीटिंग अटेंड की, जब एक दिन दिमाग में आया भी केमिकल का कोई अंत तो है नहीं, आए साल बाद डालो। फिर उस मीटिंग के बाद एकदम मेरे मन में बना भी इसके बारे में कुछ विचार करना चाहिए। प्राकृतिक खेती के लिए पहली जरूरत गाय। विनोद ने अपनी गौशाला में देसी गायों के लिए व्यवस्था की। अब गाय का गोबर और मूत्र को मिलाकर जीवामृत तैयार किया जाता है। यही खेती की उपजाऊ क्षमता को दुरुस्त कर रहा है। दूसरा, विनोद ने खत्म हो चुके फसल चक्र को अपने खेतों में फिर से जीवित किया। विनोद झानी को देसी बीज इकट्ठा करने में समय लगा और शुरुआती दिनों में फसल कुछ कम हुई, लेकिन इन्हें नुकसान नहीं हुआ। वजह थी खेतों में कम लागत। अब फायदा खूब है। मिट्टी में मित्र कीट पुनः जीवित हो चुके हैं। मधुमक्खी और चिड़िया का बसेरा आसपास खूब है, जो परागण कराने में सहायक है। पहले 1-2 साल में काफ़ी बीमारी फसलों में बीमारी झेलनी पड़ी, फसलों को बीमारी भी लगी। और कुछ ज़्यादा हमें जो पुराने बीज
को जो यूनिवर्सिटी नए बीज निकाल रहे हैं वो यूनिवर्सिटी वाले खुद ही केमिकल में पैदा कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी रिसर्च बीज वही मार्केट में फ्लड कर गए, उसके साथ साथ हाइब्रिड और बीटीज आ गए। तो देसी बीज जो पुराने बीज थे वो बिना केमिकल होते थे, वो बीज भी पहले इकट्ठा ही करना मुश्किल था पहले 2-3 सालों में। बट उसी में मेरे बजाय आपको जैसे बताया पूर्व इंडिया के जो फार्मर्स हैं, जलगांव से लेके नागपुर से सब फार्मर्स ने बीज मेरे पास भेजे, वीट के, सोरगम के, बाजरा के। ये बीज धीरे धीरे इकट्ठा करता गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बिहार और गुजरात अब सामान्य से कम बरसात वाले इलाकों में शामिल हो गए हैं, जबकि पहले ये दोनों राज्य सामान्य वर्षा वाले इलाकों की श्रेणी में थे। अगर 1 जून से 25 अगस्त तक देश भर में हुई बारिश की बात करें तो यह औसत से 11% कम है। 1 जून से 25 अगस्त तक देश में मौजूद मौसम के कुल 36 सब डिविजनों में से 3 सब डिविजनों यानी 13% क्षेत्र में सामान्य से ज्यादा बरसात दर्ज की गई, जबकि 19 सब डिविजनों यानी कुल 55% इलाके में सामान्य और 14 सब डिविजनों यानी 32% इलाकों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई। वहीं अगर बात एक दिन पहले यानी 25 अगस्त के आंकड़ों की करें तो इस दिन 3 सब डिविजनों यानी 5% इलाकों में सामान्य से ज्यादा बरसात हुई। वहीं 2 सब डिविजनों यानी 5% क्षेत्र में सामान्य और कुल 7 सब डिविजनों यानी 14% इलाकों में सामान्य से कम बारिश हुई, जबकि 21 सब डिविजनों यानी 65% इलाकों में काफी कम बरसात हुई और 3 सब डिविजन यानी 11% क्षेत्र ऐसे रहे जहां बरसात हुई ही नहीं। 1 जून से 25 अगस्त तक जिन 3 सब डिविजनों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है उनमें गांगे पश्चिम बंगाल, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश शामिल हैं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज शुक्रवार का दिन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्रवार का दिन हमारे यहाँ आप लोगों के कृषि से संबंधित किसी भी समस्याओं के समाधान के लिए होता है। आपके चिट्ठी पत्री और प्रश्नों का जवाब हमारे द्वारा मतलब हम अपने साइंटिस्ट या अन्य लोगों के द्वारा दिलवाते हैं। तो आज हमारे बीच में हमारे सामने भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर के डायरेक्टर डॉक्टर NP सिंह साहब बैठे हुए हैं, जो आपको आपकी समस्याओं के बारे में बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे एक किसान हैं श्री राम बिहारी जी, जिन्होंने एक प्रश्न पूछा है ईमेल के माध्यम से कि उनके उड़द के खेत में पत्तियों में पीलापन आ गया है। ये जानना चाहते हैं कि उन पीली पत्तियां होने से उनकी फसल की पैदावार में क्या अंतर पड़ेगा और भरपूर पैदावार लेने के लिए उनको क्या क्या उपाय करने हैं, इसके बारे में ये जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़ इसके बारे में राम बिहारी जी को बताएं। सवाल किसान भाई ने बड़ा सामयिक पूछा है। किसानों के खेत में इस समय उड़द और मूंग की जो है फसल है,
कुछ में फूल भी आ रहे होंगे, कुछ में फली भी आ रहे होंगे, कुछ में अभी पत्ती की स्टेज है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पीले रोग, जिसकी पत्ती वाला रोग की जिसकी बात कर रहे हैं जी डॉक्टर साहब, उसको हम वैज्ञानिक भाषा में पीली चित्ती रोग बोलते हैं या पीला चितकबरा रोग बोलते हैं। जी जी डॉक्टर ये साहब, एक विषाणु की वजह से होता है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं येलो मोज़ेक वायरस। ये जो वायरस होता है वो उसको एक वाइट फ्लाई, एक मक्खी होती है, वो फैलाती है, जो इस वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में ले जाती है। जी डॉक्टर साहब, और इसके लगने से जो है पैदावार में बहुत कमी आ जाती है। पौधा जो है नॉर्मल तौर से नहीं बढ़ता है, और बढ़ता है तो उसमें फूल और फली नहीं लगते हैं। तो साफ तौर से यह है कि उसकी पैदावार कम हो जाती है। किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है, चूँकि अभी रोग लग चुका है, तब इसका निदान क्या है, इसके लिए जो है वाइट फ्लाई को मारने के लिए जी डॉक्टर साहब, आपको इमिडाक्लोरोपिड 2 ml पर 1 लीटर पानी, जी 1 जी, लीटर पानी में जी जी, इमिडाक्लोरोपिड 2 ml 1 लीटर में मिला करके स्प्रे जी करें। जी जी, 2-3 बार स्प्रे करें, जी डॉक्टर साहब, जिससे कि वो जो मक्खी जो फैला रही है वो जो है उसको ख़त्म कर सके। अब देखिए, किसान भाई को एक और भी सलाह दी जाती है कि जब जैसे ही खेत में पीला चित्ती रोग दिखे, उस पौधे को पहले आप उखाड़ कर बाहर फेंक दें। जी डॉक्टर साहब, एक तो ये है, ताकि उससे जो वायरस दूसरे तक ना पहुंच पाए। जी, और आप सही तौर से कहिए तो इसका अच्छा इलाज ये है कि रोग अवरोधी प्रजातियां लगाएं। बहुत सारी आजकल, जैसे मूंग की बात किया तो हमारी एक वैरायटी सम्राट है, या दूसरे तौर से कहिए आजकल हम जितनी भी प्रजातियां पैदा कर रहे जी हैं, जी, सब इस बीमारी से अवरोधी होती है। जी जी जी, तो सही जगह से ये बीज खरीदें, जी, क्वालिटी बीज खरीदें जो कि इस बीमारी से अवरोधी हो, ताकि ये बीमारी आप तक पहुंच ना पाए। जी जी। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं मैथा का रहने वाला हूँ। मुझे भूमि संबंधी जो है मिट्टी की उर्वरक जांच के संबंध में आप हमें इससे सैंपल लेने का या उसका तरीका किस तरीके लिया जाता है, किस तरीके से क्या हमें उपयोग करना चाहिए, किस तरीके से हमें ये मतलब उसकी पूरी जानकारी हमें आप बताएं डॉक्टर साहब। आप सबसे पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखें। आप मिट्टी उस जगह की ना लें, आपका कोई भी खेत है जहाँ पर कहीं नाली बह रही हो, दूसरा कोई पेड़ खड़ा हुआ हो, पेड़ की छाया के नीचे, और तीसरा जहाँ पर आपका गांव का कूड़ा कपड़ा कंपोस्ट खाद डाली जाती है, वहाँ से मिट्टी आपको नहीं लेनी है। इसके बाद जो चौरस खेत है उसमें कहीं से भी 3-4 जगह से आपको मिट्टी लेनी है। मिट्टी लेने का तरीका सीधा सा 6 इंच वी आकार का गड्ढा 6 इंच का खोदना है। आप पूछ सकते हैं कि 6 इंच का ही गड्ढा क्यों? हमारी जो यहाँ की बोई जाने वाली फसलें हैं उनकी जड़ें मैक्सिमम 6 इंच तक ही जाती हैं, इसलिए 6 इंच तक की हम लोग रिकमेंडेशन करते हैं। वी आकार के गड्ढे का मिट्टी हटाने के बाद ऊपर से खुरपी लगाएं और इस तरीके से जाके उसको ऊपर से छिड़क लें, काट लें, जो सारी परतों की मिट्टी उसमें आ जाए। नीचे जब मिट्टी आ जाएगी 5-6 जगह की, उस मिट्टी को आप इकट्ठा करें, किसी पॉलीथीन अखबार पर किसी पे बिछा के अच्छी तरीके से उस मिट्टी को मिला लें। अगर 1% मिट्टी कहीं गीली है तो उसको छाया में सुखाएं, धूप में ना सुखाएं। इसके बाद उस मिट्टी को मिलाने के बाद, अच्छी तरह मिलाने के बाद उसके 4 भाग कर लें। 2 इधर अगल बगल वाले 2 भाग की मिट्टी फेंक दें, 2 भाग की मिट्टी इकट्ठी कर लें, उसको फिर मिलाएं, फिर 4 भाग करें, फिर 2 को छोड़ दें। जब तक वो 250-300 ग्राम मिट्टी रह जाए तब तक यह प्रक्रिया करते रहें। बाद में उस 200-250-300 ग्राम मिट्टी जो बचती है आपको, उसको एक पॉलीथीन की थैली या कपड़े की थैली में उस मिट्टी को भर लें पहन करके, और उसमें अपना नाम, आपका क्या नाम है, आपके गांव का नाम, और पर्टिकुलर उस खेत का क्या नाम है जिस खेत की आपने मिट्टी दी। ये इसलिए होता है कि आपने 2 खेतों की अगर मिट्टी दी है तो कैसे आप पहचानेंगे किस खेत में की मिट्टी का क्या तरीका निकला। तो दोनों की पर्ची उसमें आप डाल देंगे और उसको ऊपर से बंद कर देंगे। आप उस मिट्टी को हर ज़िले में इसकी लेबोरेटरी होती है, वहाँ से करवा सकते हैं, नहीं तो कृपको की तरफ से निःशुल्क आपकी मिट्टी की जाँच करवाई जाती है और वो आपको जाँच आपके घर बैठे मिलेगी। आप उसके लिए बहुत दूर न जाएँ, आप इस कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी नज़दीक हो, वहाँ आप रखवा दें। वहाँ से हमारे द्वारा, हमारे फील्ड अफसर द्वारा मिट्टी निकाल ली जाए, उठवा ली जाएगी, और हमारी जो लेबोरेटरी नोएडा में है वहाँ से मिट्टी की जांच करवा के पर्टिकुलर आपके घर पे आके आपको रिपोर्ट की जांच बता दूंगा कि आपके खेत में क्या कमी है, कितना यूरिया डालना, कितना DAP डालना, कितना पोटाश डालना, आपके घर पे मिलेगी, जिसको कोई पैसा कृपको नहीं लेती। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। मैं नाला प्रतापपुर का रहने वाला हूँ। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि खेती के लिए संतुलित उर्वरक कैसे दी जाए। हम संतुलित उर्वरक को कैसे समझें कि कौन से कितनी उर्वरक कौन सी मात्रा में डालें जिसको हम संतुलित उर्वरक कहें।
किसान भाइयों, सामान्यतः दलहनी फसलों में 2-6-1 के अनुपात में, जिसमें 2 नत्रजन, 6 फास्फोरस और 1 पोटास की मात्रा जो है वो दलहनी फसलों में प्रयोग की जाती है। इसको हम संतुलित उर्वरक कहते हैं। और इसके साथ साथ जो धान्य फसलें और जो अन्य फसलें हैं उसमें 4-2-1 अथवा 4 भाग नत्रजन, 2 भाग फास्फोरस और 1 भाग पोटास, तो जो 4-2-1 के अनुपात में जब प्रयोग करते हैं इसको संतुलित उर्वरकों की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन बड़ा एक विचित्र स्थिति और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हमारे यहाँ पर जो किसान भाई है वो नत्रजन उर्वरक का जो मुख्यतः यूरिया जिसमें है उसका बहुत अत्यधिक मात्रा में उसका प्रयोग करते चले जा रहे हैं। और अत्यधिक नत्रजन के प्रयोग करने से जो मिट्टी के अंदर जो उपलब्ध पोषक तत्वों की स्थिति है वो दिन प्रतिदिन घटने के साथ साथ असंतुलन वाली स्थिति में पहुंच गई है। और असंतुलन जो मिट्टी हो जाती है जिसमें जिसकी उत्पादकता घट जाती है, और जब उत्पादकता घट जाएगी तो निश्चित रूप से जो है वो एक अच्छी मिट्टी की श्रेणी में नहीं रखा जाता। किसान भाइयों, आज आपने टिकाऊ खेती के विषय में जरूर सुना होगा। टिकाऊ खेती का मूल मंत्र यही माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष फी बीघा आपके शुद्ध लाभ में जो है जैसे निवेश की मात्रा बढ़ती है, निवेश की कीमत बढ़ती है, उसी के अनुपात में आपका शुद्ध लाभ प्रति बीघा भी आपका बढ़ना चाहिए। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रासायनिक उर्वरकों की है और उसके साथ साथ एक संतुलित उर्वरकों की है। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो संतुलित उर्वरक है उनका 30 से लेकर 50% तक किसी भी फसल विशेष में उत्पादकता में योगदान होता है। तो इसलिए संतुलित उर्वरकों पर हम विशेष रूप से ध्यान देना होगा। एक हमारे एमपी से, मध्य प्रदेश से रामेश्वर पटेल जी हैं, उनका एक क्वेश्चन है। साथ में राम स्वरूप, ये टोंक राजस्थान से हैं। ये दलहनी फसलों के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं कि दलहनी फसलों में किस तरीके से आपसे ये जानकारी लेके किस तरीके से अपनी फसलें उगाएं जो अधिक से अधिक दलहनी फसलों में ये फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि इनके यहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो कम बारिश होने के कारण किस तरीके से अधिक पैदावार ले सकें, ये इस बात की जानकारी चाहते हैं। और कहाँ से इनको सुगमता से बीज या वो सब मिल पाएगा, क्या आप इनकी मदद कर सकते हैं, क्या सलाह दे सकते हैं डॉक्टर साहब? किसान भाइयों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो कानपुर में स्थित है, सारी दलहनी फसलें जो है उस पर शोध करता है। और ये संस्थान आपके लिए एक अच्छा बीज भी बनाता है। और करीब करीब देश के 50 कृषि विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके सहयोग से मिलकर के विभिन्न दलहनी फसलों पर शोध करता है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, इस संस्थान का एक जो सेंटर जो है फंदा भोपाल में खुला हुआ है, जहाँ पर कि वैज्ञानिक हैं। आप किसान भाई से मेरी सलाह है कि वहाँ पर जो किसान भाइयों से कभी जाकर मिलें या आपको मौका मिलता है तो दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर भी पधारें। आपके हर समस्या का हम लोग निदान बताएंगे। और इसके साथ साथ किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान तो देश में शोध की अगुवाई करता ही है। कृषि विश्वविद्यालय जो जबलपुर है मध्य प्रदेश में, और एक जो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, कृषि महाविद्यालय सीहोर में स्थित है। इसके अलावा इंदौर में भी जो कृषि महाविद्यालय है, इसमें भी दलहनी फसलों पर शोध होता है। किसान भाई जो जहां मध्य प्रदेश में जो भी केंद्र इनके करीब पड़े वहां से संपर्क कर सकते हैं। दलहनी फसलों के उगाने से, उत्पादन से लेकर के उसके ऊपर कोई भी बीमारी, कीड़ा आता उसके बारे में वहाँ से वो जानकारी ले सकते हैं। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, वहाँ पर जैसा किसान भाई ने बताया कि वर्षा बहुत कम होती है और दलहनी फसलें एक अच्छा विकल्प हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर एक हमारा जो कृषि अनुसंधान का जो केंद्र है वो कोटा में स्थित है, जो टोंक से बहुत दूरी पर नहीं है। वहाँ पर जाकर किसान भाई इसकी जानकारी ले सकते हैं, बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जयपुर में एक जो है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है, रारी बोलते हैं उसको, वहाँ भी सारी दलहनी फसलों जैसे कि चना है, अरहर है, उड़द है, मूंग है, मोठ है और ये आपकी लोबिया है, इस पर शोध हो रहा है। तो किसान भाई वहाँ से भी जाकर जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है जो किसान भाई चाहें तो जो पश्चिम में राजस्थान में रहते हैं वहाँ गंगानगर एक सेंटर है जो है, वहाँ पर इन दलहनी फसलों पर शोध होता है। तो राजस्थान में भी हमारे 4-5 सेंटर हैं जहाँ पर हमारे सहयोग से वहाँ कृषि विश्वविद्यालय या कृषि महाविद्यालय के जो साइंटिस्ट काम करते हैं उनसे आप सहयोग ले सकते हैं। जहाँ तक बीज का सवाल है, वहाँ से तो बीज के बारे में या प्रजाति के बारे में या
रोगों और बीमारियों से निदान के बारे में तो पता कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ हर जगह, हर जो है प्रदेश में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो राजस्थान हो, वहाँ पर जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम के स्टॉल हैं ना, उनके डीलर्स हैं, ये वहाँ से भी जो है दलहनी फसलों का उच्च कोटि का बीज प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन ये है कि दलहनी फसलें अपने फसल चक्र में ज़रूर अपनाएं, क्योंकि दलहनी फसलें न केवल आपको एक दाल देती हैं जो आपके खाने का एक अभिन्न हिस्सा है, जिससे अच्छा प्रोटीन मिलता है, बच्चों में विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि ये जो हमारी दलहनी फसलें हैं आपके मृदा के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। तो जब आप दलहनी फसलें लगाते हैं तो आप जैसे जानते हैं कि जो है दलहनी फसलें ज़मीन में जो है वातावरण से नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। तो आपको अगली जो भी आप एक सीरियल या जिसको कहते हैं गेहूं की फसल लें या दूसरी फसलें लें, तो उसमें ये जो नाइट्रोजन जो है, नत्रजन जो है, उसके लिए काम जाएगा जी। तो वो आपकी ज़मीन के स्वास्थ्य के लिए भी दलहनी फसलें ज़रूरी हैं, आपके वातावरण के लिए भी दलहनी फसलें बहुत अच्छी हैं, और आपके लिए जो अच्छा एक जो प्रोटीन का जो है सस्ता स्रोत भी हैं। तो किसान भाइयों से ये भी है कि आप अपने परिवार को स्वस्थ रखें और आप अपने ज़मीन को स्वस्थ रखें, और दलहनी फसलों को अकेले लेने के साथ साथ सफसली फसल के रूप में भी लें, जैसे उसको बीच में इंटरक्रॉप कर सकते हैं, लाइन में लगाएं। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो किसान भाई अपना करके दलहन का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। आज मैं हमारी टीम जो यहाँ आए, आपने सभी का भरपूर सहयोग दिया और आपने हमारे किसान भाइयों को जो जानकारी दी, बहुत आज के फसल युग में बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं समझता हूँ हमारे किसान भाई इसका अधिक से अधिक लाभ उठा के अपने फसल में अच्छा पैदावार करेंगे, अच्छी आय अर्जन करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषि दर्शन DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषि दर्शन DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी
youtube.com/user/कृषि-दर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषि-दर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।